राष्ट्र संघ। हेलो गाइस, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले राष्ट्र संघ की। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा कि पुर्तगाल, स्पेन और जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले इन कंट्रीज में क्या चल रहा था। अब हम बात करेंगे राष्ट्र संघ की। लीग ऑफ नेशंस के सदस्यों में सभी महाद्वीपों के देश शामिल थे, लेकिन इसमें बोलबाला यूरोप की बड़ी शक्तियों का था। इसे अक्सर ऐसा ही होता है। इसके भाग्य का निपटारा भी वही करने वाली थी। इसकी स्थापना के समय 44 सदस्य थे, रूस और जर्मनी को छोड़कर, जिन्हें की इरादतन बाहर रखा गया था, और यूरोप के बहुत से देश, लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश, एशिया से ईरान, जापान, चीन, थाईलैंड और भारत, जो कि अब तक एक उपनिवेश ही था। भारत और उपनिवेश था उस समय। अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीकी संघ, इथियोपियाई और लाइबेरिया तथा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसके सदस्य थे। संघ की एक महासभा, एक परिषद तथा एक सचिवालय था। महासभा में सभी देशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था और हर देश को एक मत देने का अधिकार था। आरंभ में परिषद के 9 सदस्य थे, जिनमें से ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 देश स्थायी सदस्य होने थे और शेष 4 अस्थायी थे। संघ में संयुक्त राज्य शामिल नहीं हुआ। और जब 1926 में जर्मनी को दाखिल किया गया तो 5वां स्थायी सदस्य इसी को बनाया गया। जर्मनी को लोकार्नो, स्विट्जरलैंड में 1925 में आयोजित बैठक में दाखिला दिया गया। इस बैठक में जर्मनी सहित यूरोपीय इस बैठक में जर्मनी सहित 7 यूरोपीय देश शामिल थे, लेकिन सोवियत संघ को बाहर ही रखा गया था। इस बैठक में एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत जर्मनी तथा फ्रांस और जर्मनी तथा बेल्जियम के बीच की मौजूदा सीमाओं को स्थायी माना गया। इन तीनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई अतिक्रमण न करने का वचन भी दिया। 1928 तक यूरोप के सभी देश राष्ट्र संघ के सदस्य बन चुके थे। 1928, लेकिन सोवियत संघ को 1934 में दाखिला दिया गया। तब तक जर्मनी और जापान संघ का त्याग कर चुके थे। यूनाइटेड नेशंस, राष्ट्र संघ। संघ में यूरोपीय देशों का, खास तौर से ब्रिटेन और फ्रांस का बोलबाला था, क्योंकि उस समय महाशक्ति यही कहलाते थे, और अमेरिका। संघ छोटे राज्यों के मामूली विवादों को तो हल कर पाया, लेकिन जिस किसी विवाद से कोई बड़ी ताकत उलझी होती थी, उसमें अतिक्रमण को रोकने, सदस्य देशों की स्वतंत्रता, प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करने और शांति की हिफाजत करने में वह सर्वथा असमर्थ सिद्ध हुआ। जैसे कि अभी आप देखो कि अभी के टाइम में अमेरिका ने हमला किया ईरान पर, और वहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे खामेनाई, उनको मार दिया। वेनेजुएला पर हमला किया, वहाँ के जो भी सरकार का उनका राष्ट्रपति थे, उनको अगवा कर लिया। तो ये सब चीज़ें क्या है? तो ये सब चीज़ें इसका एग्जाम्पल है कि कोई बड़ी शक्ति अगर गलत करती है तो उसके खिलाफ खड़ा होने का दम फ्रांस, ब्रिटेन में नहीं है, या इस संगठन में नहीं है। इस मामले में संघ की घोर असफलता फासीवादी एवं सैन्यवादी शक्तियों के प्रति अपनाई गई तुष्टीकरण की नीति का प्रतिबिंब थी, जो कि आज देखने को मिल रहा है। संघ के प्रतिज्ञा पत्र में अतिक्रमण को रोकने के कारगर उपायों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इन उपायों का सहारा नहीं लिया गया, क्योंकि इनका सहारा लेना मतलब सैन्य कार्रवाई करना। जापान ने मंचूरिया पर कब्जा करके वहां मंचूकू नाम की एक कठपुतली सरकार
स्थापित करती थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह नग्न अतिक्रमण की पहली बड़ी कार्यवाही थी। लीग ने मंचूकू सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया और लेकिन जापान से उससे यह कहते नहीं बना कि वह 1931 से पूर्व की व्यवस्था पुनः स्थापित कर दे, क्योंकि जापान ताकतवर था, अपना अतिक्रमण वापस ले ले। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जापान से यह कहे। कुछ साल बाद ही जापान ने चीन पर भारी हमले शुरू कर दिए। अक्टूबर 1935 में इटली ने 6 लाख की विशाल सेना लेकर इथियोपिया पर आक्रमण कर दिया। नवंबर में संघ ने इटली के खिलाफ सीमित आर्थिक प्रतिबंध की घोषणा की, लेकिन मई 1936 में इथियोपिया के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद इटली ने संघ के इस सदस्य राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। जुलाई 1936 में सीमित आर्थिक प्रतिबंध भी वापस ले लिए गए। संघ पर दबदबा रखने वाले देशों ने अतिक्रमण का प्रतिरोध करने की इच्छा के सर्वथा अभाव का परिचय दिया। संयुक्त राज्य ने भी, जो संघ का सदस्य नहीं था, यह नीति अपनाई और सोवियत संघ ऐसा एकमात्र देश था जिसने अतिक्रमण को रोकने के लिए शक्ति प्रयोग और ब्रिटेन तथा फ्रांस के साथ फांसीवादी विरोधी मोर्चा कायम रखने की हिमायत की थी। रशिया इकलौता देश। विश्व भर के फांसीवादी विरोधी लोकमत ने सोवियत संघ की स्थिति का समर्थन किया। इसलिए का इस जीवन में कुछ स्ट्रांग होना हो, देश की आर्मी स्ट्रांग होनी चाहिए। पश्चिमी देशों को फांसीवादी तथा अतिक्रमण के तुष्टीकरण की नीति का आधार यह विश्वास था कि अंत में फांसीवादी देशों के अतिक्रमण का रुख सोवियत संघ की ओर मुड़ेगा। पिछले 3 वर्षों से दुनिया धीरे धीरे एक विश्व युद्ध की ओर बढ़ती जा रही थी। अक्टूबर 1936 में इटली और जर्मनी ने एक राजनीतिक सहयोग पर समझौता किया। यह समझौता रोम बर्लिन एक्सेस के नाम से प्रसिद्ध है। नवंबर 1936 में जर्मनी और जापान के बीच एक कॉमिंटर्न विरोधी समझौता हुआ था। अगले नवंबर महीने में इटली भी उसमें शामिल हो गया और 1936 में इटली राष्ट्र संघ से बाहर आ गया और रोम बर्लिन दूरी कायम होने की पहले से ही इटली और जर्मनी स्पेन में एक फांसीवादी तानाशाही को प्रतिष्ठित करने के लिए परस्पर सहयोग करने लगे थे। अतिक्रमण और तुष्टीकरण की बात करें तो 1936 to 37 में जर्मनी, इटली, जापान इन 3 शक्तियों का एक आक्रामक गुट उभरा था। जर्मनी, जिसको लीड कर रहा था हिटलर, प्रमुख पश्चिमी ताकतों खासकर ब्रिटेन, फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति से इस गुट को बढ़ावा मिला था। मतलब जब इन्होंने अपने कदम बढ़ाने शुरू किए तो ब्रिटेन, फ्रांस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इन देशों की विभिन्न आक्रामक कार्रवाइयों के प्रति संयुक्त राज्य भी उदासीन रहा। तुष्टीकरण की नीति चलती रही, जिससे हिटलर को विश्वास हो गया कि पोलैंड पर उसके आक्रमण से भी ब्रिटेन और फ्रांस की निष्क्रियता भंग नहीं होगी। हालांकि उसका यह अंदाज़ा गलत निकला और उसकी इसी कार्रवाई को लेकर 1939 में युद्ध आरंभ हुआ, या कहें तो वर्ल्ड वॉर आरंभ हो गया। युद्ध का बुनियादी कारण इन 3 देशों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं थी। कब्जा करना था सबको। जर्मनी यूरोप को जीतकर दुनिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता था और दूसरा रीज़न ये भी था कि उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनको झेलते हुए जीना आसान नहीं था। तो उसके लिए तो ये डू और डाई ही थी। इटली बाल्कन देशों, अरब देशों तथा अफ्रीका के एक बड़े हिस्से को हथियाना चाहता था। सारी लड़ाई शक्ति की थी, सबको कब्जा करना है, सुपर पावर बनना है। जापान एशिया और प्रशांत क्षेत्र का स्वामी बनने के सपने देख रहा था। पूरे एशिया में कब्जा करना चाहता था, चीन, भारत, सब में। स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन की बात करें तो इटली और जर्मनी के संयुक्त अतिक्रमण का यूरोप में पहला शिकार स्पेन हुआ।
स्पेन काफ़ी खूबसूरत है। फरवरी 1936 में चुनावों में जन मोर्चों की जीत हुई। नई सरकार ने सुधार के कदम उठाने शुरू कर दिए। उसने नागरिक स्वतंत्रताओं को पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। बड़ी बड़ी जमींदारियों को तोड़कर किसानों की ज़मीन की मांग पूरी करने की कोशिश की और खान मजदूरों, अभी हमने इसका विद्रोह का भी देखा था, खान मजदूरों का विद्रोह जो कि विफल हुआ था, तथा अन्य औद्योगिक श्रमिकों की अवस्था में सुधार किया और शैक्षिक विकास का भी एक कार्यक्रम आरंभ किया गया। स्पेन, यह हम बात कर रहे हैं स्पेन के गृह युद्ध की। इस सबसे जल बुनकर फैलेंजे और स्पेन को पिछड़ा रखने के लिए जिम्मेदार हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य दक्षिणपंथी दलों और गुटों ने अपने सहयोगी सैनिक जनरलों से मिलकर जन मोर्चा सरकार को हटाकर फांसीवादी शासन स्थापित करने की योजना बनाई। जुलाई 1936 में फांसीवादियों ने देश के अंदर और स्पेनी उपनिवेशों में सैनिक विद्रोह करवा दिए और विद्रोह का प्रमुख था नेता जनरल फ्रैंको। वाओ गाइस, लो कभी आप नॉर्मल लाइफ से हटकर अगर आप हिस्ट्री देखो तो कितना कुछ है जो आपसे आने से पहले हुआ, दुनिया कैसी थी। तो जनरल फ्रैंको था, वह स्पेन के मोरक्को स्थित उपनिवेश से अपनी सेना को लेकर विद्रोहियों का साथ देने स्पेन पहुंच गया। 3 साल तक भीषण गृह युद्ध चलता रहा और इस गृह युद्ध से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है आम जनता को। इस बीच गणतंत्र विरोधी फांसीवादी शक्तियों और उनके सहयोगियों ने, जो स्वयं को राष्ट्रवादी कहते थे, गणतांत्रिक सरकार को आपदस्थ करने के लिए इटली और जर्मनी की सहायता प्राप्त कर ली थी। सच तो यह है कि स्पेनी गृह युद्ध ने यूरोप के 2 फांसीवादी देशों को एक साथ जोड़ दिया। उन्होंने स्पेनी फांसीवादियों की सहायता से भारी मात्रा में शस्त्र, गोला बारूद और विमान स्पेन में झोंक दिए और अपनी फौजें भी वहां उतार दी। विद्रोहियों ने विदेशी सहायता से देश के कई हिस्सों में कब्जा कर लिया। उन सभी लोगों ने के खिलाफ जिन पर कि किसानों, गणतंत्रवादियों का समर्थन करने का संदेह था, आतंक का नग्न कोहराम मचा दिया। ऐसे नाजुक समय में भी इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका हस्तक्षेप की नीति पर हस्तक्षेप की नीति, मतलब कुछ भी एक्शन नहीं लेना, सिर्फ देखते रहना की नीति पर कायम रहे। इस नीति का मतलब यह था कि गणतंत्रवादियों को तो कोई मदद नहीं मिल सकती थी और उधर फ्रैंको को जर्मनी तथा इटली की सैनिक सहायता निर्बाध मिलती रही। गणतंत्रवादियों के समर्थन में आगे आने वाला एकमात्र देश सोवियत संघ था। एक देश जो आप हिस्ट्री उठाकर देख लो हमेशा टॉप में मिलेगा आपको, और उसका कुछ रीज़न भी है। आप देखोगे तो हर कंट्री धोखा देती है, सिर्फ सोवियत संघ को छोड़कर हर कंट्री एक सांप की तरह डसती है। आप यूनाइटेड नेशंस को देख लो, लेकिन रशिया ऐसा नहीं है, रशिया हमेशा खड़ा होता है। गणतंत्रवादियों ने नागरिकों की सहायता से अपनी प्रतिरक्षा का संगठन किया। नागरिकों के सहयोग से तैयार की गई स्वयं सेना के बल पर उन्होंने कई भयंकर लड़ाइयों में मोर्चा लिया। नवंबर 1936 में उन्होंने राजधानी मैड्रिड की रक्षा अपनी जान की बाजी लगाकर की और फ्रैंको की सेना को उस पर कब्जा नहीं करने दिया। ऐसे ही थोड़ी रशिया टॉप में है, कुछ चीज़ें हैं जो उसने बना कर रखी है। स्पेनी गृह युद्ध ने दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर दिया और 50 से ज़्यादा देशों के फांसीवादी विरोधी लोगों ने स्पेनी गणतंत्र की रक्षा के निमित्त लड़ने के लिए अपने नाम स्वयंसेवकों के रूप में दर्ज कराए। 40,000 स्वयंसेवकों की एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रिगेड तैयार कर ली गई और स्पेन में लड़ते हुए उनमें से हज़ारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, सिर्फ एक चीज़ के लिए, गणतंत्र के लिए। जिसे हम बोलते हैं आज के टाइम पे लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, तो यही लोकतंत्र है कि आप बोल पा रहे हो लोकतंत्र नहीं है। इनमें जर्मन और इतालवी फांसीवादी विरोधी लोग भी शामिल थे। जर्मन स्वयंसेवकों की बटालियन का नाम थालमान बटालियन रखा गया।
थालमान जर्मन साम्यवादी नेता था जिसे नाजियों ने यातना शिविर में भेज दिया था और बाद में मार डाला था। अमेरिकी बटालियन का नाम संयुक्त राज्य में गुलामी को समाप्त करने वाले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने गुलामी समाप्त की। स्पेन के गणतंत्र के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दुनिया में फासीवादी के विरुद्ध बढ़ती चिंता का द्योतक था। स्पेन के गृह युद्ध को मात्र एक स्पेनी मामले के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उसे फासीवाद और आक्रामक प्रवृत्तियों के खतरे से ग्रस्त पूरी दुनिया का मामला माना गया। स्पेनी गणतंत्रवादियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सहानुभूति का आश्वासन देने जवाहरलाल नेहरू स्पेन गए थे। विश्व के विभिन्न भागों के बहुत से लेखक, कवि और कलाकार स्पेनी गृह युद्ध में लड़े और उन्होंने विश्व लोकमत को गणतंत्र के समर्थन में लामबंद किया। रशिया इसका एग्जाम्पल है, जो कि खड़ा हुआ स्पेन के गृह युद्ध में। 20वीं सदी के सबसे बड़े चित्रकार पाब्लो पिकासो का गुएर्निका का चित्र बहुत महत्वपूर्ण कलाकृति माना जाता है। गुएर्निका स्पेन का एक शहर था जिसे फासीवादियों के विमानों ने बमबारी करके तहस नहस कर दिया था। यह चित्र, जिसे इस शहर का नाम दिया गया था, फासीवादी पाशविकता के विरुद्ध आक्रोश की उद्दाम अभिव्यक्ति था, जो कि आज भी यह तस्वीर म्यूजियम में रखी हुई है। फरवरी 1939 तक स्पेन का अधिकतर भाग फासीवादियों के हाथों में आ चुका था और ब्रिटेन तथा फ्रांस ने कुछ बाद में संयुक्त राज्य ने भी फ्रैंको की सरकार को मान्यता दे दी। मैड्रिड नगर मार्च के अंत तक प्रतिरोध करता रहा, लेकिन इस नगर के पतन के साथ ही स्पेन पर फासीवादी सत्ता पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गई। स्पेनी गृह युद्ध को अक्सर द्वितीय विश्व युद्ध का सज्जायुक्त अभ्यास यानी ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। फासीवादी देशों ने स्पेन की युद्ध भूमि में अपने नए हथियारों को आजमाया था और जिससे नुकसान हुआ सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को। वहीं चीन पर जापानी आक्रमण की बात करें तो मंचूरिया में अपनी विजय को पुख्ता करके जुलाई 1937 में जापान ने चीन पर बड़े पैमाने पर हमला किया। आप अगर मैप में देखें तो छोटा सा चीन और इतना बड़ा, छोटा सा जापान और इतना बड़ा चीन, और जापान सपने देख रहा है चीन पर कब्जा करने का। तो इसे कहते हैं गाइस, टाइम की बात होती है। एक टाइम था, आज देखो चाइना टॉप पर। आज चाइना चाहे तो जापान जैसे 4 देशों पर हमला करे और उस पर कब्जा भी कर ले, लेकिन एक टाइम था जब जापान शक्तिशाली हुआ करता था। तो टाइम की बात है गाइस। कुछ महीनों में बीजिंग, नानजिंग और शंघाई नगर सहित उत्तरी चीन के बहुत बड़े हिस्से उसके कब्जे में चले गए। बीजिंग पर जापान का कब्जा, आप सोच सकते हो, ऐसा भी हुआ था हिस्ट्री में। जिन चीनी नगरों का कोई सामरिक महत्व नहीं था, उन पर भी जापानियों ने बमबारी की और चीनी आबादी के साथ बहुत बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। 1938 में उन्होंने पूर्व एशिया की नई व्यवस्था की घोषणा की, जिस व्यवस्था को उन्होंने यह संज्ञा दी थी कि उसमें उनकी तजवीज़ जापान, चीन, मंचूरिया का एक राजनीतिक संघ बनाने की थी। इस समय तक चीन ने एकजुट होकर जापान का प्रतिरोध करना शुरू कर दिया और राष्ट्रसंघ ने, यूनाइटेड नेशंस ने जापानी अतिक्रमण की निंदा तो की, लेकिन उसे समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किया। सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ऐसे वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।